देखो, मान लेते हैं अगर तुम्हें कुछ टर्म्स अगर इंसर्ट करनी है, ठीक है क्या? या फिर टर्म्स इंसर्ट करने से अच्छा वर्ड अगर मैं कहूँ कि मान लेते हैं अगर तुम्हें कुछ टर्म्स अगर सेलेक्ट करनी है, ठीक है क्या? मतलब तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि भाई हम लोगों को अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है कि लेट्स से फादर की जो एज है, ठीक है क्या, दैट इज ग्रेटर देन द सन्स एज बाय 4, ऐसा अगर इस तरह का आपने को कोई इंग्लिश स्टेटमेंट अगर दिया है, तो उसमें अगर मान लेते हैं ये करंट एज ऑफ फादर है और ये अगर करंट एज ऑफ अगर सन है, तो उसमें हम लोग उसका स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कि ऐसा मान लेते हैं जैसे 25 साल का एज डिफरेंस है, मतलब ऐसा तुमसे कहा जा रहा है जो फादर की एज है वो सन की एज से 25 साल बड़ी है, ऐसा तो उसमें अपना एल्जब्रा उसको एल्जेब्रिक स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, ये f माइनस एस इक्वल्स टू 25 ये बनाने वाले हो तुम, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइडेड है कि मान लेते हैं 3 टर्म्स है तुम्हारे पास वो एपी में, ठीक है, एक बात 3 टर्म्स हैं वो एपी में, ऐसा एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक बात। तो इस चीज को एल्जेब्रिकली तुम लिखोगे कैसे, हाउ विल यू रिलेट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, इफ इट इज गिवन टू यू दैट दे आर इन एपी। तो उसमें एक काम ये किया जा सकता है, यहाँ देखो कि y माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड माइनस वाई, ऐसा किया जा सकता है, और इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, ठीक है, ऐसा ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक रिलेशनशिप आ जाती है। बट यहाँ पर तुम देखो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड आर 3। जैसे अगर तुम्हें ऐसा कहा जाए कि 3 टर्म्स मान लेते हैं अगर अपने पास एपी में है, ठीक है, लेट देयर बी 3 नंबर्स विच आर इन एपी, तो तुम उसमें 3 वेरिएबल एज्यूम करोगे और उससे एक रिलेशनशिप आएगी, ठीक है क्या, ये वाली। क्लियर है कि बात? इसको देखो, इसी काम को करने का एक शॉर्ट और स्वीट तरीका है जिससे तुम 2 वेरिएबल में ये वाला काम कर सकते हो। तो देखो वो तरीका क्या है, तुम मान लेते हैं एक टर्म को मान लेते हैं ए मान लो, जो दूसरी वाली टर्म है उसको ए प्लस डी मान लो, और जो पहली वाली टर्म है, ठीक है क्या, उसको ए माइनस डी मान लो, ऐसा। तो तुमने ये इंफॉर्मेशन बेसिकली इस्तेमाल कर ली कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये एक टर्म, ठीक है क्या, ये फर्स्ट टर्म, ये हो गई अपने पास सेकंड टर्म, ठीक है क्या, और ये हो जाती है अपने पास थर्ड टर्म। तो बेसिकली हम लोगों ने इस नॉलेज का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया कि ये तीनों की तीनों टर्म्स एपी में है, ठीक है बात। तो यहाँ भी तुम बेसिकली इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके यहाँ 3 वेरिएबल में इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, समझे क्या कैसे। y को मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस जेड बाई 2, ऐसा, ओके। अब देखो जो मेरे पास 3 टर्म्स आ जाती हैं वो आ जाएंगी x प्लस जेड बाई 2 एंड z, ऐसा। तो अभी देखो ये भी 2 वेरिएबल सिस्टम में ये भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये भी अब मेरे पास 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। बट इस चीज से तुम्हें वो फायदा, इस चीज से तुम्हें वो फायदा नहीं मिलेगा जो इस चीज से मिलेगा, समझेगा, जो इस चीज से तुम्हें फायदा मिलेगा, है ना, ये वाले सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स में काम करने से जो एक्चुअल में तुम्हें फायदा मिलेगा वो यहाँ से नहीं मिलेगा। इसे मैं एक सवाल के थ्रू लेकर तुम्हें समझाता हूँ। अभी तक के जो हम लोगों ने पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। मान लेते हैं हमें ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि देर आर 3 टर्म्स विच आर इन एपी। तो एक इंसान है पर्सन 1, ठीक है, उसने, और एक दूसरा इंसान है पर्सन 2। पहले इंसान ने वो 3 टर्म्स ऐसी अज्यूम की एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल, और उसने ये कहा कि अभी तीनों टर्म्स क्योंकि एपी में है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड और y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो नाउ द 3 टर्म्स आर एक्स प्लस जेड बाई 2 एंड z, ऐसा। ये मेरे पास अब 3 वेरिएबल सिस्टम है, 2 वेरिएबल सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो पहले इंसान के ऐसे टर्म्स अजम्पशन थे, ठीक है, he has assumed the first term to be x, the second term to be x plus z by 2 and the third term to be z। जो दूसरा पर्सन है उसने देखो 3 टर्म्स का अजम्पशन कैसा किया, उसने एक बीच की एक मिडिल टर्म मानी a, जो उसने फर्स्ट टर्म अज्यूम की वो मानी a माइनस डी, और उसने जो सेकंड टर्म अज्यूम की वो उसने मानी a प्लस डी। अच्छा, ऐसा करने से एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। पहला एडवांटेज तुम देखो, ऐसी टर्म्स को अज्यूम करने से ये जो यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन जो पर्सन 1 को करनी पड़ी
वो देखो इस इंसान को नहीं करनी पड़ी है, ही इज कैलकुलेशन फ्री। तो इस तरह से टर्म्स अज्यूम करने से तुम देखो कैलकुलेशन फ्री हो, ठीक है, यू आर कैलकुलेशन फ्री। यहाँ एक टर्म एलिमिनेट करने के लिए, एक वेरिएबल देखो एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने रिलेशनशिप निकालना पड़ा है, तो ये वाली कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ा। यहाँ पर कोई एफर्ट वगैरह वेस्ट नहीं करना पड़ा, मजे से बिंदास अपन ने 3 वेरिएबल्स ऐसे अज्यूम कर लिए। अच्छा, तो पहला एडवांटेज तो ये रहा। अब अगर मान लेते हैं तुम्हें ये दूसरी इंफॉर्मेशन दी जाए दैट द सम ऑफ द थ्री टर्म्स आर, द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इज, कोई एक नंबर लेते हैं, मानते हैं 100 मान लेते हैं ऐसा, हमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इज 100। तो यहाँ पर्सन वन इक्वेशन कैसी बनाएगा, देखो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ऐसा ये तीनों का समेशन वो लिखने वाला है 100। दिस इज द इक्वेशन विच इज मेड बाय पर्सन वन। अब जो दूसरा पर्सन है ये वाला, इसने वो इक्वेशन कैसे बनाएगा, इससे इससे वो इक्वेशन कैसे बनने वाली है, देखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ठीक है। के बाद ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। ओके, समझ गए होगे मेरे ख्याल में यहाँ पर फायदा क्या है करके। देखो तुम्हारी जो d है वो कैंसल आउट हो रहा है, और देखो आ क्या रहा है, इक्वल टू 100 लिखना था अपने को, इससे आ क्या रहा है, थ्राइस ऑफ a कम्स आउट टू बी 100। इसका मतलब a आ जाता है अपने पास 100/3। अब तुम मेरे को बताओ, अगर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को एल्जेब्रिकली जैसे ही हम लिख रहे हैं ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन होकर अपने को मिल रही है, समझे। यहाँ पर ऑलरेडी अपने को सिंप्लीफिकेशन होकर मिल रहा है, बढ़िया मस्त बराबर। यहाँ देखो कोई वेरिएबल कैंसिलेशन नहीं हो रहा है अपने पास, समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पर इस इक्वेशन को एक तो शक्ल देखो, कोई और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो ये वाला जो मोड है काम करने का, ये एक तो ज्यादा एफर्ट मांग रहा है, दूसरा मतलब ये देखने में भी गंदा लग रहा है, ठीक है क्या। यहाँ देखो इस तरीके से अगर तुम लिखोगे, अगर इस तरीके से अगर तुमने टर्म्स को अगर एज्यूम किया है, और जो तुम्हारा मोड ऑफ कैलकुलेशन है वो ये वाला है a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेकर आगे काम करने वाला, अगर ये तुम्हारा मोड ऑफ कैलकुलेशन है, देन इन दैट केस विदाउट एनी, ठीक है क्या, ट्रबल, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तुम यहाँ देख पा रहे हो तुम्हारे पास a की वैल्यू भी निकल के आ जा रही है। अच्छा, अगर हमें एक इंफॉर्मेशन और नहीं बताई जाएगी तब तक या तो अपन a और d के लिए सॉल्व कर भी नहीं सकते। तो मान लेते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि तीनों टर्म्स का समेशन है तुम्हारे पास 100। दूसरी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें दी गई है, लेट्स से वो मान लेते हैं वो ये दी गई है कि तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है मान लेते हैं एक रैंडम नंबर 1000 मान लो कुछ, ठीक है। तो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट देखो, जो पर्सन 2 है जिसने टर्म्स को कैसा अज्यूम किया है, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, वो देखो वो इंसान तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट कैसे लिखेगा, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ओके, अब देखो a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट मुझे अच्छे से पता है कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है टाइम्स a। यहाँ तुम देख पा रहे हो किस तरीके से फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया गया है, और उसमें ये चीज कितनी अच्छी सिंप्लीफाई हो रही है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ सम वाली जो इंफॉर्मेशन दी रहती है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको अपने को ट्रांसलेट करना है, उसको ट्रांसलेट करना एल्जेब्रिकली बहुत ही आसान हो जाता है अगर टर्म्स को ऐसा लिया जाए तो। अगर प्रोडक्ट वाली जो भी बातचीत दी हुई रहती है उसको ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ तो प्रोडक्ट अगर मैं लिखूंगा तो तुम डर जाओगे, ये देखो एक्स प्लस जेड बाई 2 एंड जेड, ठीक है क्या। इसको लिखोगे अगर तुम 1000, ये तो एक इंसान देखकर इसको घबरा जाए, समझ में आ रही बात। यहाँ पर इस चीज में अपने को एल्जेब्रा ज्यादा आसान पड़ता है। इस तरीके से अगर टर्म्स हम लोग अज्यूम करें, जैसे अगर 3 टर्म्स हम लोगों को लेने अगर कहा जाए तो एल्जेब्रा ज्यादा आसान पड़ेगा इफ यू अज्यूम द 3 टर्म्स एज a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ठीक है। अगर 3 टर्म्स की अजम्पशन इस तरीके से अगर की जाए तो द एल्जेब्रा बिकम्स इजी, समझ में आ रही बात। एक तो तुम कैलकुलेशन फ्री हो, दूसरा it is easier to translate English statements into mathematical ones. It is easier to create algebraic equations if we assume the terms as the terms like this, a minus d, a plus d, ऐसी बात। तो कभी भी जब तुम्हें इस तरह का सवाल अगर दिया जाए कि 3 टर्म्स इन AP
हैव देयर सम एज एंड प्रोडक्ट एज, या 5 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी हैव देयर सम एंड प्रोडक्ट एज। तो उसमें टर्म्स को अज्यूम करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, और आज की जो क्लास है वो पूरा का पूरा इसी तरीके पर बेस्ड रहेगी, समझ रहे हो। उसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हम लोग देखेंगे और उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इस चीज को देखो तुम, ये तुम्हारी हेडिंग रहेगी। इसमें कंसेप्ट वीडियो और इलस्ट्रेशंस मैं एक ही साथ ले ले रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा। इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसमें अगर मान लेते हैं हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर सेलेक्ट करनी है, इस तरीके को मैं अच्छे से तुम्हें रटवा दूंगा, सिखा सिखा के इतने अच्छे तरीके से बार बार सिखाऊंगा कि वो चीज़ तुम्हें लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहला केस हो सकता है या तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें अज्यूम करनी है वो ऑड है, मतलब जैसे अगर सवाल की शुरुआत इस तरीके से हुई कि 3 टर्म्स इन एन एपी आर फलाना फलाना, उसके बाद पता नहीं जो भी सवाल में दिया, 3 टर्म्स तुम्हें अज्यूम करने ना, तो 3 कैसा नंबर है, ऑड। तो उसके लिए ये तरीका अपनाओगे। और अगर मान लेते हैं ऐसा सवाल की शुरुआत हो रही है कि 4 टर्म्स इन एन एपी, ठीक बात, 4 टर्म्स इन एन एपी, ऐसा ऐसा अगर सवाल की शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। अच्छा, तो उस केस में ये वाला तरीका तुम सेकंड वाला इस्तेमाल करोगे। अब देखो पहला तरीका क्या है, जब नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास ऑड होते हैं, देन यू अज्यूम द टर्म्स एज, अगर मान लेते हैं 3 टर्म्स अगर हमें अज्यूम करने हैं, तो उसमें बीच की एक मिडिल टर्म रखते हैं एक, ठीक है, सिंगल मिडिल टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस की चेन बनाते हैं हम लोग, वो डी की रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। वन मिडिल टर्म, इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लेना ये याद से। और दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस इज डी। ओके, समझ गए होगे मेरे ख्याल में। अच्छा, अब 3 टर्म्स अगर तुम्हें अज्यूम करनी है, तो ऑड के केस के लिए हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे, एक मिडिल टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस उसमें डी का होगा। तो यहाँ पर देखो, एक मिडिल टर्म मैंने ले ली और कॉमन डिफरेंस क्योंकि डी का है, चेन कैसे बनाएंगे अपन, आगे पीछे चेन चलाओ, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ऐसा। अगर मान लेते हैं 5 टर्म्स अगर मुझे अज्यूम अगर करनी रहती, तो अगेन देखो, वन मिडिल टर्म ए ले लिया मैंने और कॉमन डिफरेंस डी की मेरे को चेन चलानी है। तो कैसे चलाऊंगा चेन, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। आगे भी पीछे आगे भी उतने ही टर्म्स लेने हैं जितने पीछे लेने हैं, इसीलिए बोल रहा था एक मिडिल टर्म रहेगी, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ऐसा। तो यहाँ तुम देख सकते हो, इसमें अगर तुम डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें अगर डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें अगर डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, एंड इसमें अगर डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें से अगर डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसमें अगर डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो द टर्म्स आर इन एपी, and just now I have demonstrated to you how will you select odd number of terms। 7 टर्म्स के साथ भी गेम खेल के देख लेते हैं एक बार। 7 टर्म्स अगर हम लोगों के पास है, देन द मिडिल टर्म कितनी रहेगी, एक मिडिल टर्म रहती है, वन मिडिल टर्म ले ली। अब आगे पीछे चेन बनाएंगे कॉमन डिफरेंस की। कैसे चेन बनाएंगे अपन, डी की, डी के साथ कॉमन डिफरेंस लेकर आगे पीछे चेन बनाते हैं अपन, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। 7 टर्म्स है ना, तो आगे 3 टर्म्स ले लो और पीछे भी 3 टर्म्स ले लो, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी, ऐसा। दिस इज हाउ यू सेलेक्ट 7 टर्म्स इन एपी। काउंटिंग कर सकते हो, यहाँ तीन और बीच की एक मिडिल टर्म। होपफुली तुम्हें नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कैसे पिक करना है एपी में ये चीज आ गई है। अगर तुम्हें एक इलस्ट्रेशन करवाया जाए इसी के बेसिस पर, सवाल लिख लेना अपनी कॉपी में। द सम ऑफ 3 टर्म्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, मैं लिख देता हूं सवाल, इज -3 and their product is -8, sorry 8। फाइंड द नंबर्स। तो ये ऑड टर्म सिलेक्शन वाले सवालों के लिए एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने। इसी टाइप के बहुत ही सादे सादे से सवाल आने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। तो
तीन नंबर्स क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व हैं इस सवाल में, इसीलिए हम लोगों ने जो अभी तक के पढ़ा उसमें ये चीज अपने काम आएगी। तीन टर्म्स का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? लेट द थ्री टर्म्स ऑफ AP be A minus D A and A plus D, given A minus D plus A plus D is -3। ये हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो इट इज गिवन दैट देयर प्रोडक्ट इज, तीनों का जो प्रोडक्ट है ये दे रखा है 8। अब पहली इक्वेशन से मैं ये निकाल सकता हूं A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू -3 से। यहाँ देखो मैं ये कर सकता हूँ, d और d तो कैंसिल ऑफ कर लूंगा। नाउ द थिंग विच आई गेट विल बी 3a इक्वल्स टू -3। मैं ऐसा बोल सकता हूँ a विल बी इक्वल टू -1। फर्स्ट टर्म आ चुकी है मेरे पास। अच्छा, इसमें तुम्हें एक चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जो मैंने की नहीं है, यहां पर कर देना द थ्री टर्म्स ऑफ AP ऐसा अनाउंस करने के बाद वेयर, नहीं तुम ऐसा रहने दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात, दिस इज नॉट द फर्स्ट टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ इस चीज को नोट डाल के इस चीज को लिख लेना, A इज नॉट द फर्स्ट टर्म, रादर द फर्स्ट टर्म इज A minus D, this is the first term। तो मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में तुम मिस्टेक नहीं करोगे। अभी तक के जितने भी हम लोगों ने AP के सवाल किए हैं उसमें इसी चीज को हम लोगों ने फर्स्ट टर्म अज्यूम किया था। ऐसी गलती मत कर बैठना। A और D दोनों निकालने के बाद फर्स्ट टर्म विल बी A माइनस डी, सेकेंड टर्म विल बी A एंड थर्ड टर्म विल बी A प्लस डी। दूसरी जो हम लोगों के पास इक्वेशन है, हम लोग ऐसा लिखेंगे फ्रॉम टू A माइनस डी A एंड A प्लस डी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज गिवन टू अस एज 8। तो यहाँ इसका और इसका प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और एक हो गया तुम्हारे पास A, ये हो जाएगा 8। अच्छा, इसको कर लेते हैं अपन 3 और यहाँ पर लिख लेते हैं -1 की होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टाइम्स A इक्वल्स टू 8, और यहाँ ऐसा लिखा जा सकता है फ्रॉम 3। अब 1 माइनस डी स्क्वायर कम्स आउट टू बी -8, इसका मतलब डी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, इसका मतलब d कम्स आउट टू बी +-3। एक बात का ध्यान रखना, x स्क्वायर अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास है लेट्स से a इज सम नंबर, x विल ऑलवेज बी +-a, नॉट जस्ट a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब d की वैल्यू आ जाने के बाद तुम यहाँ देख सकते हो रिक्वायर्ड AP विल बी रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP will be A minus D, that will be equal to A हो जाता है हमारे पास -1, D की वैल्यू तुम 3 ले लो, AP तुम्हारे पास सेम आएगी, तुम चाहे D3 लो या -3 लो। यहाँ अगली टर्म हो जाएगी अपने पास A, अगली टर्म हमारे पास हो जाएगी A प्लस D, दैट विल बी इक्वल टू -1 + 3, यानी कि हो जाएगा 2। दैट इज -4, -1 and 2 are the required terms of the AP। अच्छा, ये तो रहा सवाल जिसमें कि तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन इन्वॉल्व था। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा सवाल है जिसमें हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करनी है,
व्हाट विल वी डू इन दैट केस? तो जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तब उस वक्त जैसे सवाल की शुरुआत अगर हुई, इफ देयर आर 4 टर्म्स इन एन एपी, ठीक है, और ऐसा अगर सवाल में आगे लिखा हुआ है देयर समेशन इज, देयर प्रोडक्ट इज, फलाना फलाना जो भी, तो हाउ विल यू सेलेक्ट द टर्म्स इन दैट केस? तो यहां पर अपनी कॉपी में इस चीज को लिख लेना, वी टेक 2 मिडिल टर्म्स and the common difference is 2D। इस बात का अपने को ध्यान रखना, मिडिल टर्म्स 2 होंगी अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपने पास इवन है। जैसे कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 है, देन इन दैट केस 2 से शुरू करते हैं ना, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। 2 टर्म्स है, मान लेते हैं हमारे पास 2 टर्म्स है, तो 2 मिडिल टर्म्स ही लेते हैं, इसमें मिडिल टर्म्स ही वही 2 टर्म्स हो जाएंगी, और उसमें कॉमन डिफरेंस अपने को 2D का लेना है। तो देखो टर्म्स कैसे सेलेक्ट की जा रही है, a माइनस डी एंड a प्लस डी। देख पा रहे हो तुम यहाँ पर a माइनस डी में अगर अगर 2D अगर ऐड करोगे तो ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अगर हमें 4 टर्म्स अगर लेनी है, तब बीच की तो 2 मिडिल टर्म्स हो गई, और उसके बाद 2D का कॉमन डिफरेंस है, तो चेन अपनी आगे बढ़ाएंगे हम, एक सामने ले लेते हैं और 2D और ऐड करके, नॉट D, ये बात ध्यान में रखना। यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कॉमन डिफरेंस इज 2D नॉट D। इस बात का अच्छे से अपनी कॉपी में डेंजर साइन के साथ डिस्क्रिप्शन दे देना, नॉट D, इस बात का ध्यान रखना। ये चेन जब आगे चली तो यहां तक चली, और फिर पीछे चलाओगे तो a माइनस 3D ये लगा लेना, समझ गए? अगर 6 टर्म्स अगर तुम्हें सेलेक्ट करनी होगी, तो अब तक के तुम इतने तो भाई, अगर कोई इंसानी बालक अगर है, समझे क्या, ह्यूमन स्पेशीज अगर है, तो इतना उसके पास भेजे में थोड़ा तो रहना चाहिए कि आगे 6 टर्म्स कैसे लिखेंगे। बीच की 2 मिडिल टर्म्स है तो फिक्स मार के रखो, a माइनस डी, a प्लस डी। अब उसके बाद आगे अपनी चेन हम लोगों को 2 टर्म्स तक चलानी पड़ेगी, a प्लस 3D एंड a प्लस 5D। पीछे भी 2 टर्म्स तक चलाएंगे हम लोग अपनी चेन, a माइनस 3D, a माइनस 5D। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 बीच की मिडिल टर्म, 2 हम लोग आगे गए और 2 हम लोग पीछे गए, ऐसा। तो टोटल 6 टर्म्स हो रही है। 8 टर्म्स 10 टर्म्स खुद से कैसे लिखना है, ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अच्छा, अब इस पर एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास ओवर करेंगे आज के लिए। आज मैं टॉपिक कम इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कुछ लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में थोड़े पीछे हो, तो उसके लिए आज मैं थोड़ा सा अपनी क्लास शॉर्ट रख रहा हूँ। एक ही टॉपिक हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। अगले दिन का जो टॉपिक है वो मैं तुमको अभी से बता देता हूँ। हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उस चीज की पढ़ाई करेंगे। तो वो एक नया टॉपिक है अलग से, वैसे तो आज का भी नया टॉपिक था, लेकिन कल का एक थोड़ा बिल्कुल ही अलग से सेक्शन एक शुरुआत हो रही है। उसमें एक अलग से फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, और उसके बाद फिर आगे सवाल वगैरह उस पर हम लोग करेंगे। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अभी तक के जो भी काम हुआ है, भले तुमने एक भी सवाल ना किया हो एक्सरसाइज शीट की एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें ये बहुत जरूरी है कि तुम अभी तक के जितने भी लेक्चर वीडियोस हुए हैं, जो 4 5 6 जो भी जितने भी हुए हैं, उन सारों के साथ अपडेट जरूर रहो। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, कल जब क्लास लाइव शुरू होगी, तब उसमें अगर किसी इंसान का पीछे का अगर कुछ पढ़ा हुआ नहीं है और उसको क्लास समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल कांड हो जाएगा, बिल्कुल वो पूरी की पूरी क्लास उसकी गई, और हो सकता है उसके आगे वाली क्लास में भी उसका कबाड़ा हो जाए। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, अभी तक के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जितना भी कुछ हुआ है, उस चीज को तुम्हें खत्म करना है। मैं आज कुछ ऐसा ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और ले लेता हूँ। यहाँ देखो, फिर इस टॉपिक का खात्मा हो जाएगा बढ़िया से। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 .
द सम ऑफ whose squares is 120। तो यहां तुम देख सकते हो चार टर्म्स की बात चल रही है जो कि एपी में है। तो सबसे पहल काम तो अपन ये करेंगे, लेट द टर्म्स ऑफ एपी बी, यहाँ देखो चार टर्म्स अगर अपने को लेनी है तो बीच की दो मिडिल टर्म हो गई, कैसे लेना है तो अपने को पता ही है। और आगे चेन अपनी अब जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस लेंगे 2D का। अच्छा, अब हमारे पास चार टर्म्स आ गई हैं एपी की। हमें गिवन ये है दैट देयर सम इज 20। इसका मतलब और हमें एक चीज और गिवन है, ये हुई इक्वेशन 1। हमें एक चीज और गिवन है दैट देयर प्रोडक्ट इज, सॉरी, देयर सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 120। ये अगेन एक और चीज हमारे पास गिवन है। इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम और सम ऑफ स्क्वायर्स में अंतर होता है। जैसे अगर तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये लैंग्वेज इशू है, लैंग्वेज का ट्रिक है, इस चीज को तुम्हें अच्छे से क्लियर रखना है। अच्छा आगे देखो, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स, दिस इज स्क्वायर ऑफ सम, इस चीज का ध्यान रखना। आगे देखते हैं, हमें दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। सम ऑफ स्क्वायर्स विल बी, सवाल थोड़ी सी दिक्कत देगा शायद, अलजेब्रा अच्छा हो शायद, लेट्स होप कि अच्छा हो, उम्मीद करते हैं अच्छा हो, वरना मजा नहीं आती फिर। तो अब दोनों इक्वेशंस हैं अपने पास और दो वेरिएबल हैं ए और डी। जैसे ए और डी सॉल्व हो जाएंगे, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो ये बातें क्लियर रखना कि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म इज ए माइनस 3D। अब इक्वेशन 1 से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो यहाँ लिख लेते हैं जरा। तो यहाँ डी वाली टर्म्स तुम्हारे पास कट जाएगी। इस चीज का मेजर एडवांटेज यही है, इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए जो तरीका तुम्हें बताया गया है, उसका मेजर एडवांटेज कायदे से देखा जाए तो यही है। उसमें जो एक कैंसलेशन होती है बड़ा प्यारा लगता है वो, ठीक है, ये ऐसे जो डी वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है, ए की वैल्यू तुम्हारे पास तड़ाक से आ जाती है। देखो ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन से देखो हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 3D का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी, ए की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुटअप कर दे रहा हूँ, वरना उतनी सारी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखूंगा और फिर उसको दोबारा ये लिखूंगा, अच्छा नहीं लगता थोड़ा। 5 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3D का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ रही है। अब जरा ध्यान से देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो तुम्हारे पास जो चीजें निकल कर आएंगी दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इस ब्रैकेट को जब तुम ओपन करोगे तब तुम्हारे पास जो चीजें निकल कर आएंगी दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो प्लस 2xy एंड माइनस 2xy ये तो आपस में कटनी छटनी हो जानी है, बचेगा अपने पास क्या, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस चीज को मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसको और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वो चीज आएगी 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
प्लस इस चीज़ को और इस चीज़ को जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैं उस चीज़ को लिखूंगा एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एस इक्वल्स टू 120। पूरे में से अगर 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो वो चीज़ आती है 5 स्क्वायर 2 बार है यानी 25 25 50 प्लस 3D स्क्वायर यानी 9D स्क्वायर और D स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 10D स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे पास 120। 2 1 जा 260 है। इसका मतलब 50 प्लस 10D स्क्वायर कम्स आउट टू बी 60। तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट 10D स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 10। इट मीन्स D स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1। इट मीन्स D कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1। D को तुम चाहे +1 लो चाहे -1 लो, जो तुम्हारे पास टर्म्स जनरेट होंगी वो समान ही आने वाली है। अगर D को तुम +1 लेते हो तो वो जैसे 1 2 3 टर्म आ रही है, D को अगर तुम -1 लोगे तो 3 2 1 ऐसी टर्म आ जाएगी। करके देख लेना। तो अब मेरे पास A की वैल्यू आ चुकी है और D की वैल्यू आ चुकी है। नाउ द रिक्वायर्ड टर्म्स विल बी A minus 3D, A minus D, A plus D एंड A plus 3D। हमेशा वैसे बीच की मिडिल टर्म से लिखकर एक्चुअल में स्टार्ट करना चाहिए। मेरे दिमाग में तो यही चीज़ थी, उसके मैंने पहले एक्चुअल में इसको लिख दिया। तो तुम्हें जब जब भी तुम स्टार्टिंग करो तो ऐसे ही लिखना, पहले मिडिल टर्म्स लिखना, उसके बाद ही फिर आगे पीछे वाली टर्म्स लिखना। तो यहाँ देखो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। A D की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 और A की वैल्यू हम लोगों के पास निकल कर आई है 5। तो A minus 3D comes out to be this, A minus D comes out to be this, A plus D that will be this and A plus 3 times D that will be this। ये हो जाएगा मेरे पास 2 4 6 और 8 implies that, या फिर उसको ऐसा लिखो that is 2 4 6 8 are the required terms of AP। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से 4 टर्म्स को सेलेक्ट करना है और किस तरीके से 3 टर्म्स को सेलेक्ट करना है, ये तुम लोगों के पास अब क्लियर हो जाना चाहिए। कभी भी तुम्हारे पास इस तरह के सवाल नहीं आने वाले कि 8 टर्म्स है ना 5 टर्म्स, ये इस तरह के भारी भरकम वाले कोई सवाल नहीं आएंगे। तो उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना। अच्छा, कल मैं इसी टॉपिक पर कुछ और सवाल एक्चुअल में करवाऊंगा। तो it is very necessary that you have completed arithmetic progressions up to this part यानी selection of terms of AP तक तुम अपना काम खत्म करके रखो। यहाँ तक के जितनी पढ़ाई हुई है उसके लेक्चर वीडियोस, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जितने भी लेक्चर वीडियोस हम लोगों ने पढ़े हैं वो एक्चुअल में तुम लोगों का पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए वहां तक, वरना कल की क्लास में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी की क्लास ओवर करते हैं। होपफुली अभी से तुम अगर मान लेते किसी ने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का काम अगर अभी से भी स्टार्ट अगर किया, 4 या 5 जो भी वीडियोस हैं उसको देखना अगर अभी से भी स्टार्ट किया, तो पूरा दम लगाकर वो कल शाम तक आराम से तुम्हारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का अभी तक के जितनी भी क्लासेस जो हुई हैं उसका सारा काम अच्छे से कर लेगा। तो कल की जो लाइव क्लास होगी उसमें टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 5 PM टू 6:30 PM। थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभी मैं 5 या 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा क्लास अर्ली भी छोड़ दूँ, या हो सकता है कभी कभार मैं थोड़ा सा 10 या 5 मिनट लेट छोड़ूँ। इसके अलावा तुम्हें एक्चुअल में एटलीस्ट 10 मिनट पहले यानी लगभग 4:50 से तुम्हें लगभग स्काइप पर ऑनलाइन रहना है। अब इसके बाद जो भी फ्यूचर कम्युनिकेशंस होंगे हमारे वो बेसिकली स्काइप पर ही होंगे। टेलीग्राम वाली चीज़ मतलब कोई ज़रूरत बची नहीं है टेलीग्राम की, और यूट्यूब पर भी कुछ चीज़ें पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला वीडियो पुटअप हो जाएगा उसके बाद कोई नीड नहीं है।
उसके बाद तो सारा काम लाइव होगा, उसके बाद से हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कल से इंस्टीट्यूट अपना ओपन हो रहा है। ओके देन, अभी ओवर करते हैं।